अक्सर लोग तनकीद करते हैं कि खुंजाब क्या जाके क्या देखना है, गेट ही तो लगा हुआ है, उसके दूसरी साइड पे चाइना है। उसका असल सफर ही ये था कि आप सड़क पे पर राइट लेफ्ट आईबैक्स देखते थे, पूरे पूरे गोल होते थे उनके। अभी बगरोट वैली गिलगित में मैं गया हुआ था, वहाँ पे हिनारची ग्लेशियर को लोग ब्लास्ट कर रहे थे। वो कहते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है तो हम जो चाहे यहाँ पे करें। ग्लेशियर कैसे किसी की प्रॉपर्टी हो सकता है? माहूडन झील का जो मैदान है वो उसकी खूबसूरती है और दरिया ही खूबसूरती थी असल कुमराट की, और अब वो मटियाला हो गया। सैफ अल मलूक की आपने पुरानी तस्वीरें देखी? वहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन की तो इंतहा है, बल्कि सैफ अल मलूक अब जाने वाली जगह ही नहीं रही। इस वीडियो में सेव कर लें कि 5 साल बाद लोग कहेंगे हम बटा कुंडी नहीं रुकते, हम बड़ा वही रुकते हैं जाके। हमारा जो तस्वुर सियाहत है, टूरिज्म का हमारा आइडिया वही गलत है। जब कोई माउंटेनियर जाता है माउंट एवरेस्ट पे, नांगा पर्वत पे जाता है, तो वहाँ पे जाके अपना झंडा गाड़ के आता है। इनके पास झंडा नहीं होता, ये लेस का पैकेट फेंक आते हैं। इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि लोग जो है समझते हैं कि टूरिस्ट गंद फैलाता है। टूरिस्ट भी गंद फैलाता है और लोकल भी उतने ही गंदे हैं। तो इस रोजगार बढ़ने ने ना उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि उनके इस गलत काम की वजह से उनको माशी तौर पर कोई नुकसान हो रहा है। टूरिस्ट जा रहे हैं वहाँ पे, रोज की 100 जीपें जा रही हैं, तो वो पिछले 10 सालों पे 100 वाला नंबर ना 150 और फिर 200 और फिर 225 हो गया। तो इस वजह से उनको ये चीज फील नहीं हो रही। कोई आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है ना, तो वो आपको ऑफर क्या करवाता है, आप हमारे पास आए, हम आपको मार खोर के कबाब खिलाएंगे। पाकिस्तान में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना, वो सबसे बड़ा खतरा दरख्तों के लिए। उनके पास पाड़ा हिरन मारने का लाइसेंस है, उनके बेटों के पास भी है, और उन्होंने यही लाइसेंस अपने दोस्तों में भी बांटे हुए। हमारी मेहमान नवाजी में प्रॉब्लम ये है कि मेहमान नवाजी हमारी कुछ खाने खिलाने से शुरू होती है और खाने खिलाने पर खत्म हो जाती है। वहाँ पे जा बजा दरख्त कटे हुए हैं, वहाँ पे लोग काट रहे हैं दरख्त, धड़ाधड़ दरख्त काट रहे हैं। अब आप रिकमेंड कर रहे हैं कि विलेजेस को जाके हम खराब करें। कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल उड़ाइच। आज हमारे साथ ग्रिप ऑन ट्रिप के उमर भट्ट हैं। आप इनकी तस्वीर से, इनकी वीडियोस से और इनकी सयाहत से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, लेकिन इनका एक यूनिक टैलेंट जिसके लिए हमने इनको दावत दी है वो ये है कि इन्होंने 15 साल में पाकिस्तान का ग्रीन कवर अपनी बेहतरीन हालत में, जैसा भी 15 साल पहले था, उसको देखा और उसके बाद इन्होंने उसको उजड़ते हुए भी देखा। फिर इनके पास यूनिक नॉलेज उन देहात का और उन जगहों का भी है जहाँ अब तक हम नहीं पहुँच सके, और वो जगहें काफ़ी हद तक महफूज हैं। उनके बारे में भी हम इनसे पूछेंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि उन जगहों को महफूज ही रखें और उनको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करें। पैम्पर्स और शॉपर्स वहाँ फेंकना प्लीज़ बंद करें। हाँ, जिन जगहों को इन्होंने तबाह होते हुए देखा, ग्रीन कवर हमारा उजड़ते हुए देखा, वो सारी सूरत हाल क्या थी, उस पर हम इनसे बात करेंगे। और सबसे पहले एक वीडियो पर हम बात करेंगे जिसने पाकिस्तानियों का दिल बहुत दुखाया। हमने एक वीडियो देखी जिसमें हज़ारों नहीं तो सैकड़ों कटे हुए तनावर जवान दरख्त बहते हुए आ रहे थे और उन्होंने दरिया को बंद तकरीबन कर रखा था। इतना दिलखराश ये मंजर कहाँ का था और ये क्या फनामना था? उमर भट्ट साहब, वेलकम और स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये क्या मंजर था, कौन सा दरिया था? सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का, और इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो सुनो जानो को मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ। जैसे किसी बैंक में होता है ना प्रायोरिटी कस्टमर, मैं आपका प्रायोरिटी सब्सक्राइबर हूँ। मैं आपको पहले दिन से देख रहा हूँ, तो आज मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की कि मैं यहाँ आया हूँ और आपसे इस टॉपिक पे बात करने लगा हूँ। आप अगर साथ ये भी कह देते कि मैं छोटा सा था जब से देख रहा हूँ तो मुझे खुशी होती। लेकिन आपने 15 साल की बात कर दी है ना कि 15 साल पहले से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये बात मैं कर नहीं सकता। ओके, तो बताइए वो दरख्त का क्या मंजर था, जो दिल खराश मंजर हमने देखा? दरख्त बहते हुए आ रहे हैं, दरख्तों की लाशें बहती हुई आ रही हैं। वो बेसिकली नौसेरी डैम है, जो जिसे नीलम झेलम डैम कहा जाता है, मुजफ्फराबाद से 36 किलोमीटर पहले। वहाँ पे जितना भी दरख्त आया है वो नीलम वैली से कट के आया था, और तारीख में शायद पहली दफ़ा किसी डैम को चैलेंज मिला होगा कि उसने पानी तो संभाल लें, साथ उसने दरख्त भी संभाल लें। क्योंकि जितना भी चोरी का दरख्त था जो काट के साइडों पे लगाया गया था, फ्लैश फ्लडिंग हुई, उसे नहीं रोका जा सका, दोनों तरफ से वो इकट्ठा हो गया आके डैम में। तो इसके अलावा भी हमने बड़ी फुटेजेस देखी हैं। कितने दरख्त होंगे आपके ख्याल में? वो हज़ारों की तादाद में, नो डाउट। उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। जितने नजर आ रहे थे उससे पीछे उतने होंगे। सर, जब शारदा आता है ना, शारदा में एक प्रॉपर उन्होंने एक रुकावट लगाई हुई है कि अगर कोई दरख्त टूट के दरिया में गिर जाए तो वहाँ पे उसको रोक लिया जाता है। अब ये सिर्फ शारदा से नौसेरी डैम तक का इलाका है, तकरीबन 60 किलोमीटर का, और शारदा से ताओबट तक भी तकरीबन 100 किलोमीटर बनता है। उसका दरख्त इसमें शामिल नहीं है। अभी आप ये देखें, तो ये इतने दरख्त काट के इनका मुनाफा किसकी जेब में जाता है? ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो बड़ी अच्छी करते हैं, क्योंकि करप्शन सारे ही करते हैं, तो ये एक बंदे की जेब में नहीं जाता। ट्री माफिया को भी जाता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी जाता है, आगे से जो बंदा इनका मिडल मैन है जो इस लकड़ी को यहाँ से निकाल के मार्केट तक लेके जाता है, उसको भी जाता है। तो जो इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बड़ी मुनसिफाना है इस चीज़ में। सही। और जहाँ से दरख्त काटते हैं वहाँ कभी
कोई दरख्त लगाता भी है या बस कट गए तो कट गए? सर कट गए तो कट गए, वो कहते हैं कि ये खुद ही उग जाते हैं। मैंने बड़े लोकल से बात की है, आप देखें कि कोयले के लिए दरख्तों को काट दिया जाता है, 120 साल पुराना दरख्त होता है और उसको सिर्फ कोयले के लिए काट दिया जाता है। इससे बड़ा जुल्म हो सकता है कहीं पे? इससे कोयला सोच नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लोग दरख्त काटते हैं, चोरी करते हैं, जो टिम्बर माफिया है, इनका तरीकाकार क्या है? जब उस दरख्त को काटते हैं तो नीचे कोई उनके लिए ट्रक इंतज़ार कर रहे हैं जिस पे उसको लाद के फिर वो वापस लेके आते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा स्कर्दू जाते हुए कि एक जगह मुझे रास्ते में दरख्त, उनकी ट्रकों की काफ़ी लंबी कतारें भी नजर आई जिनके ऊपर दरख्त लदे हुए थे और वो लेके जा रहे थे। मुझे आप बताइए, जो आपने आंखों देखा, वो क्या उनका टिम्बर माफिया का तरीकाकार है? क्योंकि इतनी दीदा दलेरी से लेके आना मेरे ख्याल में मुश्किल है उनके लिए। बिल्कुल, इसमें यह है कि जिस ज़िले में सख्ती हो जाती है ना, ये चलास की बात करते हैं, चलास में बैनुल इज़लाई जो दरख्तों की ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर पाबंदी है। ठीक है, अब होता क्या है, दरख्तों के काटने पर आपने पाबंदी लगा दी, लेकिन आप दरख्तों की जो है वो कटिंग नहीं रोक सके। लोग वहाँ पे पानी जो गर्म कर रहे हैं ना, वो चीड़ और देवदार को जला के कर रहे हैं। तो पिछले 10 साल में जो चिलास से आपको व्यू नज़र आता था ना कोहिस्तान का, वही बदल गया। हालांकि ये टूरिस्टिक पॉइंट नहीं है, लेकिन वाजिया कमी आई है दरख्तों में ऊपर कि आपने पाबंदी तो लगा दी लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं हो सकी दरख्तों को काटने पे। और अभी भी पिछले दिनों में गशु नाले की एक वीडियो आई हुई थी, उसमें इतने इतने बड़े जो है ना ज़ख़ीरे थे दरख्तों के जिनको बांधा गया था कि गशु नाला में भी सैलाब आ सकता है। इसको लेके उन्होंने उसको बांधा हुआ था, उसके ऊपर एक पत्थरों की दीवारें कर रहे थे कि पत्थर बह जाएं, हमारी लकड़ियां बच जाएं। तो वो किसने रोकनी है? ये अगर फ़र्ज़ करें सैलाब ना आता, इतना पानी ना आता, तो वो जो दरख्त थे जिन लोगों ने काटे थे वो उनका क्या इस्तेमाल करते और कैसे करते? ये देखें जी, ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो नॉर्मली रात के वक्त होती है। और आपको बताऊं कि हम लोग अक्सर रात में, आपने भी बहुत ट्रैवल किया है, रात में ट्रैवल करते हैं तो जो फॉरेस्ट चेक पोस्ट होती है ना, वो रात 12 बजे के बाद अवेलेबल ही नहीं होते, उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। और वैसे भी ये मिली भगत से होता है, ऐसे नहीं है कि वो चले जाते हैं, उनको पता होता है, तो फिर उस तरह से ये जाते हैं। लेकिन ये कहीं पहुँचते भी तो है ना, जाहिर है जहाँ पहुँचते हैं वहाँ। सर मानसेहरा एक बहुत बड़ी मार्केट है, रावलाकोट बहुत बड़ी मार्केट है कश्मीर की, तो ये वहाँ पहुँचते हैं। आपने देखा होगा वो जो क्रिकेट बैट बनता है जो कश्मीर विलो है, बड़ा फेमस होता जा रहा है आजकल, तो वो उसी दरख्त का है जो रावलाकोट में आता है। यहाँ पे पहुँचते हैं। चोरी के दरख्त से लोग छक्के लगा रहे हैं और उनके पहले छक्के लग रहे हैं और पूरे मुल्क का छक्का लग रहा है जी। अच्छा, मुझे बताइए 15 साल पहले आपने जिन वैलीज़ को देखा था जी, और आखिरी दफ़ा आजकल पिछले कुछ माह में जब उनको आप देखने गए, तो ज़रा मुझे बताइए आपने क्या फ़र्क देखा, कौन कौन से इलाके थे? इसको ज़रा उस तरह से क्लियर करें जैसे आजकल वो जियो इमेजेस में चीज़ें डिफ्रेंशिएट हो। आपने जो खुद ही अभी इंट्रो में बात की थी ना कि आपने 15 साल पहले ट्रैवल स्टार्ट किया और फिर जाना छोड़ दिया कि डिसअपॉइंटमेंट होती है। मैं तो बात कर रहा था लेट 90s और 2001-2-3 में मैं आखिरी दफ़ा गया था। उसके बाद जैसे ही मैंने इन जगहों पर शापर और पैम्पर्स देखना शुरू किए तो मेरा दिल टूट गया, तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता जाना कम कर दिया जी। तो उसके बाद मैं बहुत कम गया हूँ। एक दफ़ा उधर गया हूँ, स्कर्दू गया हूँ 2-3 दफ़ा, बलूचिस्तान और कुछ इधर स्वात साइड पर गया हूँ, लेकिन मैंने कम कर दिया क्योंकि ये सब एरियाज़ मैंने अपने यूनिवर्सिटी दौर में, कॉलेज दौर में देखे, मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती थी इनको देख के। अगर हम कलाम की बात करें ना, लेट्स सपोज 2009 में मैं कलाम गया था, या उसके बाद भी मैं 5-6 साल जाता रहा हूँ। जब आप माहौडन झील पे जाते हैं ना, उससे 2 से 3 किलोमीटर पहले एक आबशार आती है, मटलतान आबशार। उसको हम सिर्फ सड़क से देखा करते थे क्योंकि उसका पानी एक ग्लेशियर में एंटर हो जाता था और फिर सड़क के बाद जाके दरिया में गिरता था। ठीक है, इतना बड़ा ग्लेशियर था वहाँ पे, आप उसको सिर्फ तकरीबन 1 किलोमीटर दूर से देखते थे। और इस साल क्या हुआ है, इस साल मैं उस आबशार के नीचे खड़ा हुआ था, वो पूरा ग्लेशियर कहाँ वाइप आउट हो गया। और किस दरिया में गिरता था? वो ये कलाम का नाला है जो दरियाए कलाम को आके मिलता है। अच्छा, कलाम शहर में। तो कहाँ गया ये ग्लेशियर? आप देखें, इसको तोड़ दिया गया। ठीक है, कुछ इसमें इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हैं और रास्ते में एक जगह आती थी, उस स्टॉप का नाम ही ग्लेशियर था। तो मैंने जब ट्रैवल कर रहा था ना, तो मैंने देखा कि ये आबशार आ गई है तो ग्लेशियर नहीं आया रास्ते में। तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि ग्लेशियर वहाँ पे था और वो ख़त्म हो चुका था। जितनी भी आइस कैप माउंटेन्स थी जो आपको माहौडन पे खड़े होकर राइट लेफ्ट नज़र आती थी, वो सारी गायब हो चुकी थी। अभी आप सामने देख सकते हैं कि दरख्तों को किस कदर बेदर्दी से काट दिया गया है। इस झील के अंदर ये जजीरा नुमा एरिया अब दरख्तों से तकरीबन खाली हो चुका है, जो पहले ऐसा हुआ करता था। ये तस्वीरें 2011 की हैं, जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं, जब माहौडन का ये सारा मैदान खाली हुआ करता था।
जहां अब होटल और दुकानें बना दी गई हैं। तो देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस। और जो उसका मैदान है, जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, माहूडन झील का जो मैदान है वो उसकी खूबसूरती है। अब उसके अंदर जो है वो रेस्टोरेंट बन गए हैं, रिजॉर्ट बन गए हैं और उसके अंदर प्ले लैंड्स बन गए हैं। अब वहाँ पे मिट्टी उड़ती है। कितने दुख की बात है। खूबसूरती से आपकी क्या मुराद? देखें, जो सब्ज़े की चादर थी वो उड़ गई ना। दरख्त भी थे वहाँ? वहाँ पे दरख्त इस कदर ज़्यादा थे कि झील के अंदर एक जजीरा होता था, वो सी थ्रू नहीं था। आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते थे कि उस दूसरी तरफ सैफुल्ला लेक है, वो आपको नज़र नहीं आती थी। अब वो मेरा ख्याल है उसकी विजिबिलिटी रही नहीं। उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें सारे दरख्त काट दिए गए हैं। वहाँ पे जितने होटल बने हैं सारे लकड़ी से बनाए गए हैं और वहीं से दरख्त काट के लाए गए हैं। ये जो इतने होटल बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं? जब वहाँ का हम ग्रीन कवर ही उड़ा रहे हैं, झीलों को गंदा कर रहे हैं, तो वो जो लोग वहाँ पर ये सारा बिजनेस चला रहे हैं जी, तो फिर वहाँ लोग देखने क्या, इनकी शॉप्स देखने आते हैं? एग्जैक्टली मैं यही सोचता हूँ कि एक तो जो रिजॉर्ट कल्चर आया ना पाकिस्तान में, हमने उसकी जो है ना एक चीज़, एक पहलू को अपना लिया कि रिजॉर्ट होना चाहिए। जी, हमने रिजॉर्ट बनाए हैं उस जगह के ऊपर। देखें, आपने झील का अगर नज़ारा लेना है तो आपको उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए, ना कि आप झील के ऊपर बैठ जाएं जाके। तो रिजॉर्ट्स बनते हैं, 30-40 जो है एकड़ ज़मीन एक्वायर की जाती है और दरख्तों का सफाया कर दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा ही है। कुमराट वैली में ये मैंने होते हुए देखा है कि कुमराट वैली में अब हर तरफ रिजॉर्ट्स बन गए हैं और हमने उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी को पकड़ के चेंज कर दिया है। दरिया पंजगोरा का हमने रंग बदल दिया पकड़ के। अच्छा, क्या था, क्या हो गया? उसका बड़ा ही खूबसूरत नीलगूं सा था, ग्रीन और नीले के दरमियान उसका रंग होता था और दरिया ही खूबसूरती थी असल कुमराट की। और अब वो मटियाला हो गया। आप माने हैं, वहाँ पे इस कदर हमने की है डिफॉरेस्टेशन कि उसका इकोसिस्टम हिला के रख दिया। तो आपने कुछ लम्हे पहले कहा कि ग्लेशियर को काट दिया गया है। एनवायरमेंटल जो इशू है उसको तो मैं समझ रहा हूँ, काट दिया गया है, क्या मतलब इसको? ये बड़ी जुल्म की बात है। मैं बताता हूँ कि लोग जो है ना वो सिर्फ दरख्तों की बात करते हैं कि दरख्त कट रहे हैं, दरख्त कट रहे हैं, प्लास्टिक पोल्यूशन फैल रही है। ये भी इशू है। जो होते हैं ना सीजनल ग्लेशियर, उनको तो काटने की समझ आती है। जस्ट लाइक के बाबूसा टॉप के जो ग्लेशियर हैं जो सड़क को बंद करते हैं, वो सीजनल हैं। वो जून जुलाई अगस्त तक ख़त्म हो जाएंगे, अक्टूबर में फिर नई बर्फ़ पड़ेगी तो वो अगले साल के लिए फिर आ जाएंगे। लोग चलास से आते हैं, बर्फ़ तोड़ते हैं, नीचे ले जाके बेचते हैं। कितने किलोमीटर दूर ले जाके बेचते हैं? आप ये देखें कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 36 से 40 किलोमीटर का फ़र्क है। और कहाँ से कहाँ तक? चलास से बाबूसा टॉप का। और इतना ही डिफरेंस सेंटीग्रेड्स में भी है। मतलब 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको बाबूसा टॉप पे मिलता है और चलास में आपको 40 सेंटीग्रेड मिलता है। ये बात फिर भी ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आई, बर्फ वहां से लाके यहाँ बेचते हैं, मतलब पहाड़ी इलाका है वो, सारी जगह मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखी है। वहां से लेकर आना गाड़ी में बर्फ, तो वो तो रास्ते में बर्फ नहीं, वो 13,500 फुट है और जो चिलास है वो 6,000 के ऊपर है। लेकिन फासला वो कोई सीधी सड़क तो है नहीं, आपको पता है। लेकिन सड़क बहुत अच्छी है, आप पहुंच जाते हैं। आप उसको भर के ले आए ना तो आप पहुंच जाते हैं। मेरा ख्याल है 40 से 45 मिनट में हम नीचे शहर में आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सीजनल ग्लेशियर की जो बात है वो तो समझ आती है। अब लोग परमानेंट ग्लेशियर्स तोड़ रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों में, सीजनल ग्लेशियर क्यों तोड़ रहे हैं? सिर्फ बर्फ बेचने के लिए? बर्फ बेचने के लिए, सिर्फ बर्फ बेचने? हाँ जी। उसमें ये ना कि उसने वैसे भी तो खत्म हो ही जाना है, उसने पिघल के दरिया में चले जाना। अच्छा ठीक है, वो तो बात समझ आ रही है। वो मतलब मैं समझ रहा हूँ कि एक बर्फ जमी है अपने मौसम में जी, विंटर में, तो वो उसको ना भी काटेंगे तो उसने खत्म हो जाना। तो आप कह रहे हैं कि इसमें तो कोई इतना मसला नहीं? ओके। अभी जो देखें, नॉर्थ और साउथ पोल्स के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है ना वो 13,032 ग्लेशियर्स हैं। 13,032 ग्लेशियर पाकिस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं। और इसको भी जो है ना, और ये बहुत बड़ा जो है ना हमारे मौसम को ठंडा रखने में, हमारे मौसम को रेगुलेट करने में इनका किरदार है। अब लोग इनके पीछे भी पड़ गए हैं। हम दरख्तों की, प्लास्टिक को छोड़े, हम इसके ऊपर तो आ ही नहीं रहे। इस चीज़ का लोगों को पता ही नहीं चलना कि ये कितना बड़ा हम बम जो है वो फाड़ने लगे हैं। अभी बगरोट वैली गिलगित में मैं गया हुआ था, वहाँ पे हिनारची ग्लेशियर को लोग ब्लास्ट कर रहे थे। तो इस तरह पिसन में भी, हुंजा में भी एक पिसन क्रिकेट ग्राउंड है बड़ी खूबसूरत। इसको भी बर्फ बेचने के लिए कर रहे हैं? नहीं, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए इसको क्लियर किया जा रहा है। परमानेंट ग्लेशियर जो कवर है, जो हमारा वेदर है उसको रेगुलेट करता है, उसके एजेस को पीछे धकेला जा रहा है। बिल्कुल देखें। और उसको कैसे, वो तो बहुत मोटी तय होती है बर्फ, बहुत मोटी। उसको ब्लास्ट करते हैं ना, उसको हाथों से भी नहीं तोड़ा जा सकता। उसको ब्लास्ट किया जा रहा है। और उनको ये भी नहीं पता कि जब जो ग्लेशियर ख़त्म होगा ना, उसका सबसे पहला इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा। जो उनके राइट लेफ्ट आबादी रहती है ना, वो उसको सफ़र करेंगे। वहाँ उस इलाके की ग्लेशियर लेक्स जो हैं वो सूख जाएंगी
जो ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, वो सूखेंगी, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा उस एरिया का, आपकी हवा में जो है वो खुश्की बढ़ जाएगी, आपके एग्रीकल्चर पे फ़र्क आएगा। और इसी तरह की प्रैक्टिस मैंने देखी है। पिछले दिनों में मैं गया हुआ था कलाम, बिशई मेडो का मैं एक ट्रैवल। किसकी इजाज़त से ये काम करते हैं, या वहाँ पर कोई स्टेट रेट नहीं है कि लोग एक ग्लेशियर को तोड़ के जी ज़मीन हासिल कर रहे हैं, उसके ऊपर खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहाँ कोई रूल्स? मैंने जो अपने तौर पर लोगों से बात की है वो कहते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो हम जो चाहें यहाँ पे करें। ग्लेशियर कैसे किसी की प्रॉपर्टी हो सकता है? अजीब सी बात है। ग्लेशियर जो है वो तो एक कॉमन चीज़ है और स्टेट ऑन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल इंटरेस्ट है। क्योंकि परमानेंट ग्लेशियर जैसे आपने बताया, वो है जो हज़ारों साल से वहाँ है। एग्जैक्टली। तो वो किसी की ज़मीन तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो बर्फ़ ही थी 1000 साल पहले भी, 10,000 साल पहले भी। जी। अब देखें, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, पाकिस्तान का दुनिया का दूसरा लंबा तरीन ग्लेशियर। सियाचिन, बटोरा, ब्याफो, बाल्तरो। हाँ जी, बिल्कुल। बाल्तरो तो काफ़ी पीछे चला गया। हाँ जी, लेकिन वहाँ पे आबादी नहीं है ना, तो उनको नहीं तोड़ा जा सकता। जो आबादी के करीब हैं, अब उनको भी खतरा है। अब जो ग्लेशियर हैं उसको हटाएंगे तो उसका नुकसान में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी? टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। ये इतने बर्फ़ के पहाड़ हैं, अल्लाह ने इतनी गर्मी सहने के लिए नहीं बनाए। ये पिघलते हैं तेज़ी से, और जब इनको कुछ समझ नहीं आती, तेज़ी से पिघलने के बाद भी ये ब्लास्ट कर जाते हैं। क्या? ग्लेशियर ब्लास्ट कर जाते हैं। अभी आपने पिछले दिनों में देखा गिलगित में तिलीदास, कितना बड़ा ग्लेशियर ब्लास्ट हुआ है, और उसने पूरा गांव जो है, 70 घर जो थे वो उसके अंदर ले लिए। नौजवान को 10,000 रुपए इनाम में मिला। जी, वो चरवाहा जिसने आके बताया था। तो ये वही चीज़ है कि ये पहाड़ इतनी गर्मी सहने के लिए नहीं बने, और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी अपनी है। हम इनके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। जब आप कहते हैं तो आपकी मुराद ग्लेशियर जी। तो ये आपने जो आंखों से देखा, जो आपका मुशाहदा है, आपने क्या देखा कि कितने किलोमीटर तक इन 15 सालों में किन किन जगहों पर ग्लेशियर पीछे गए? तो आप एक मोटे से अंदाजे के मुताबिक कितने किलोमीटर फ़र्क पड़ा होगा जिन एरियाज़ को आपने देखा? वो तो मुझे लगता है कि कई किलोमीटर तक पीछे चले गए हैं, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। आबादी ना भी बढ़े, हम अपनी फसलों के लिए उनको साफ़ करते जा रहे हैं। मैंने आपको बात बताने लगा था, मैं बिशई मेडो गया, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, इसकी वीडियो से आपको समझ आ जाएगी। कलाम के ऊपर है जी बोयून टॉप, उसे ग्रीन टॉप भी कहते हैं। उससे ऊपर है जगबनाल विलेज। जगबनाल विलेज के ऊपर है बिशई टॉप। तो मैं जब ट्रैक करता हुआ बिशई टॉप पे पहुंचा, तो आपका ना जो है मुशाहिदा, आपका जो व्यू है वो बहुत वाइड ओपन हो जाता है। वहाँ से आपको दिसान टॉप नज़र आता है, गुदर लेक नज़र आती है, कलाम सिटी नज़र आती है, सारा नज़र आता है। अब जो जगबनाल का जो एरिया था ना, वहाँ पे एक भी दरख्त नहीं था, और पता लग रहा था कि इसको ना सफाया किया गया फसलों के लिए। और उसी तरह की प्रैक्टिस उससे ऊपर वाले पहाड़ पे शुरू हुई है, उसको भी वक्त के साथ काटा जा रहा है। और मैं आपको दुख की बात बताऊं, वो जो दरख्त हैं वो इतने कीमती हैं, 100 साल पुराने दरख्त हैं, और सिर्फ कोयला हासिल करने के लिए उनको जला दिया जाता है। कोयले की क्या कीमत है? किलो के हिसाब से बिकता है, और आप इतने कीमती दरख्त जला रहे हैं। ऐशी की इंतहा नहीं है। बिल्कुल सर, क्या कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, सैफुल मलूक की आपने पुरानी तस्वीरें देखी हैं? जी। 1990 की और 1980 की, कम अज़ कम इससे भी ना पीछे जाएं, सिर्फ वही आपने। ठीक है, आपने देखी है? जी, मैंने देखी हुई है। और उसके बाद आखिरी दफ़ा आपने सैफुल मलूक को कब देखा है? मैंने 2021 में। तो क्या आपने देखा? और खूबसूरत हो चुकी है? मुझे तो झील नज़र ही नहीं आई। पहले झील, आपको याद होगा, 2-3 किलोमीटर से झील नज़र आना शुरू हो जाती थी, क्योंकि वो रास्ता थोड़ी ऊंचाई पर था। आप नीचे आना शुरू करते हैं तो आपको झील एक प्याले के गोद में नजर आती है। जी। अब जो झील का आधा व्यू है ना, वो टीन की छतों ने ले लिया। एक मार्केट वजूद में आ चुकी है, वहाँ पे गलियाँ बन गई हैं जहाँ से आपने गुजर के झील की तरफ जाना है, और एक बहुत बड़ा होटल भी बन गया है उसके ऊपर, जो आपको रोक देता है झील को देखने से। और वहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन की तो इंतहा है ना, बल्कि सैफुल मलूक अब जाने वाली जगह ही नहीं रही। एक और बड़ी अजीब बात है, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार हम लोग ना नारान नहीं रुकते, हम लोग बटाकुंडी चले जाते हैं। ठीक है, नारान में रश ज़्यादा हो गया, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गई हैं, अब हम बटाकुंडी चले जाते हैं। और सेम गोज़ विद दैट सिनेरियो, बटाकुंडी के साथ भी अब नारान वाला हिसाब हो रहा है। बेतहाशा दरख्त काट दिए गए हैं और बेतहाशा कंस्ट्रक्शन की जा रही है। और 5 साल बाद बटाकुंडी में भी आप सुनेंगे, मैं आज आपको कह रहा हूँ, इस वीडियो में सेव कर लें कि 5 साल बाद लोग कहेंगे हम बटाकुंडी नहीं रुकते, हम बड़ा वही रुकते हैं जाके। वो ठीक है जगह, वो अभी तक सेफ है, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पे अभी कम पहुँचे हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं, मुझे लगता है वो उसका जल्दी बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा, ये जो कुछ हो रहा है जी, नारान का गान कभी ख्वाब होता था इतनी खूबसूरत जगह हम देख के आएंगे, अब उसको तस्वीरों को में भी देखने को दिल नहीं चाहता। ये उसका हमने हाल कर दिया है।
ये पाकिस्तानियों के पास मिडिल क्लास में जो इजाफा हो रहा है और उनके पास इतने रिसोर्सेज आ रहे हैं और अच्छी सड़कें बन रही हैं, तो ये तेज़ी से वहाँ पहुँच रहे हैं, इस वजह से वो लोग वो जगहें तबाह हो रही हैं। या आपके ख्याल में हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में और रिसोर्सेज को हैंडल करने में और हमारा जो तसव्वुर सियाहत है, जी टूरिज़्म का हमारा आइडिया वही गलत है, वही माफ़ कीजिएगा जहालत पर मबनी है कि आपने एक जगह, खूबसूरत जगह को देखने के लिए कैसे जाना है, हमें ये बात आती ही नहीं। क्या ये आप इस बात को इंडोर्स करेंगे? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम 99% पाकिस्तानी समझते हैं कि सियाहत ये है कि आप गाड़ी में बैठो, आगे से होटल लो अच्छा सा, वहाँ से जीप पे बैठ के झील पे रुको, वहाँ पे 1.5 किलो कढ़ाई खाओ और 3 तस्वीरें लो, 2 सेल्फियाँ लो और वापस आ जाओ, ये आपकी ट्रैवल है। नहीं, आप मिस कर गए बीच में जी, बच्चों के पैम्पर फेंकने वहाँ, हाँ वहाँ पे स्टे होगा, पीनी है जी के छल्ले बनाने हैं, उसकी इमेजेस लेने हैं, फिर सारी सिगरेट्स वहाँ फेंकनी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूरिज्म नहीं है, बहुत कम है। ये सारी जो है ना अपनी जगहों के साथ क्या कहेंगे, हुस्न सलूक हम खुद कर रहे हैं। ये वो कामयाबी के झंडे हैं ना, जब कोई माउंटेनियर जाता है माउंट एवरेस्ट पे, नांगा पर्वत पे जाता है, तो वहाँ पे जाके अपना झंडा गाड़ के आता है। हाँ। इनके पास झंडा नहीं होता, ये लेस का पैकेट फेंक आते हैं। हमारा झंडा शॉपर है, शॉपर है, बिल्कुल प्लास्टिक में ये कराते हैं। आप देखेंगे पाकिस्तान एक बहुत डाइवर्स मुल्क है, आपने भी बहुत फिरा है। अगर आप उसको अपनी इकोनॉमी में ऐड करना चाहते हैं, एक हैंडसम शेयर लेना चाहते हैं, तो आपको इसको हॉलीडे डेस्टिनेशन बनाना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान है एडवेंचरस डेस्टिनी, वहाँ पे कुछ सरफिरे गोरे ही आते हैं, ठीक है ना, मुश्किल जगहों पे। तो लेकिन ये फिर आपकी इकोनॉमी में हैंडसम शेयर नहीं ऐड कर सकता, उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हम देखेंगे अगर बच गई ये सब चीज़ें हमारे हाथ से और एनवायरनमेंट से, क्योंकि एनवायरनमेंट जो रुख ले चुका है वो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी। हाँ जी, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि हम बहुत बड़ी कीमत वसूल कर रहे हैं अपनी फितरत से, बहुत बड़ी कीमत। अच्छा आपने एक बात की, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने कहा ना कि 15 साल पहले क्या था और 15 साल अब क्या है। इन 15 सालों के अंदर कुछ जगहें डिस्कवर हुई, डिस्कवर होने के बाद वहाँ पे रश लगा और उसके बाद वो जाने के काबिल भी नहीं रही। हवेलिया में एक आबशार, आपको अम्ब्रेला वाटरफॉल 2015-16 में डिस्कवर हुई, लोगों ने वहाँ पे जाना शुरू किया और अब वहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं है। वहाँ पे इतना प्लास्टिक लोगों ने इकट्ठा कर दिया है कि अब वो जाने की जगह ही नहीं रही। और नेचुरली भी कुछ वहाँ पे चेंजेस आए कि उसका पानी बहुत कम हो गया, तो वो बंद हो गई है। अब इसी तरह रत्ती गली झील है, जब वहाँ पे जीप ट्रैक नहीं था, लोग कम जाते थे, बड़ी अच्छी जगह थी, अब वहाँ पे ट्रैक प्रॉपर बन गया, जाना आसान हो गया, तो वहाँ पे प्लास्टिक के कचरे के ढेर लग गए। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि लोग जो हैं समझते हैं कि टूरिस्ट गंद फैलाता है, टूरिस्ट भी गंद फैलाता है और लोकल भी उतने ही गंदे हैं, क्योंकि जो काफी सख्त बात कर दी आप। ऐसा ही है, मैंने खुद देखा है। मैं आपको इसकी अपने वीलॉग्स में आपको फुटेज दिखा सकता हूँ कि एक बंदे ने बकरा ज़बा किया, ठीक है, झील के ऊपर, उसने होटल भी झील के ऊपर ही बनाया हुआ था बाय द वे, ये चेक करें आप। उसने उसकी आलाइशें, उसकी खाल हड्डियाँ सारी झील में फेंक दी। अच्छा, ये आप इतना मुसलसल इन जगहों पर गए हैं, दोस्तों के साथ भी गए हैं, तन्हा भी गए हैं, आपने क्या महसूस किया? लोगों को क्या उस खूबसूरती को अप्रिशिएट नहीं कर रहे जो वहाँ पर रह रहे हैं, या उनको ये एहसास ही नहीं है कि ये जो काम हम कर रहे हैं ये बेसिकली ये हम गंदा कर रहे हैं इस चीज़ को, और ये हमारे रहने की जगह गंदी हो रही है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये लागू होती है, लेकिन वो जन्नत नज़ीर एरियाज जो हैं वहाँ रहने वाले लोग किस माइंडसेट के साथ हैं? कभी आपकी बात हुई कि ये आप क्यों कर रहे हैं? ये तो आपकी जगह है, चलो मैं गंद फैलाऊँ, अगर फैलाऊँ, वैसे तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर फैलाऊँ तो चलो मैं एक एक्सक्यूज़ पेश कर सकता हूँ, यार मेरे ख्याल में मैं तो आखिरी दफ़ा यहाँ आया हूँ, मेरी बला से कल इसका क्या हो। लेकिन जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो क्या सोचते हैं? ये ना एक नेशनलिस्ट अप्रोच होनी चाहिए इसके लिए। नहीं, वो लोगों से कभी आपने पूछा कि आप ये गंद क्यों फैला रहे हैं? मैं आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, आपको वहीं से आइडिया हो जाएगा। आपको पता है कि जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पे जो ट्रैक हैं, सड़कें हैं, वो तंग हैं और अक्सर ट्रैफिक जैम हो जाता है। हाँ। ठीक है, एक लाइन राइट पे लगती है, दूसरी लेफ्ट पे लगती है। हाँ। तो जो लोकल होता है ना जीप वाला, वो रास्ता लाइन को बाईपास करके आगे चला जाता है। उससे पूछो ना कि यार तुम लाइन में खड़े क्यों नहीं हो रहे, वो कहता है जी ये हमारा इलाका है, हम नहीं खड़े होंगे। तो इस अप्रोच को आप कितना चेंज कर सकते हैं? इसके लिए आपको इक्वल होना चाहिए। मैं टर्की गया था, तो वहाँ पे मैं अपने दोस्त के साथ प्लान कर रहा था कि यार कोक मंगवाएं कि स्प्राइट मंगवाएं। वेटर मुझे कहता है कि यार आप ना आर्यन मंगवा लें। मैंने कहा क्यों? तो मुझे पता लग गया ये किस वजह से कह रहा है। मैंने उसको प्रोब किया हल्का सा, मैंने कहा आप क्यों कह रहे हो? कह रहा है ये ना हमारी लोकल प्रोडक्ट है, आप ये पियेंगे ना तो टर्की को बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये अप्रोच देखें कितने ग्रास रूट लेवल पे लोग ये सोचते हैं। तो ऐसी अप्रोच होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैंने ये महसूस किया कि पाकिस्तान पिछले 15-20 साल में टूरिस्ट का शुमाली इलाका जात में जाने का नंबर जो है ना वो बढ़ा है।
बिल्कुल। अच्छा, लोगों की वो तादाद नंबर बढ़ी है। बढ़ा है, लेकिन आप जैसे लोग और मेरे जैसे लोग जो आपसे पहले से वहाँ जा रहे थे उनको तो दुख हो रहा है, लेकिन एक नई जनरेशन पिछले 20-25 साल में ऐसी आई है जो कि मिडिल क्लास, जिनका लेवल थोड़ा अप हुआ है और वो वहाँ जाना शुरू हुए हैं और वहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़ा है। जी। तो इस रोज़गार बढ़ने ने ना उनको ये एहसास नहीं होने दिया कि उनके इस गलत काम की वजह से उनको माशी तौर पर कोई नुकसान हो रहा है। एग्जैक्टली। यानी उनको जद नहीं पहुंची इसकी कि वो जो वहाँ पर गंद उनकी वजह से फैल रहा है और टूरिस्ट की वजह से फैल रहा है, सयाहत की वजह से फैल रहा है, वो उसके ऊपर कोई रोक लगाएं। अगर तो वहाँ लोग जाना कम होते तो वो यकीनन इसका कुछ ना कुछ जी, जी। इसका हल निकालते। देखें, हाँ, जीप्स अगर जी हाँ। जी नहीं, अब मैं आपसे बात सुनना चाह रहा हूँ, ये तो मैंने अपना ये बिल्कुल सही तजुर्बा कह रहे बताया। हैं आप, क्योंकि इसमें ऐसा है कि अगर एक पॉइंट है वहाँ पे 1000 टूरिस्ट जा रहे हैं, वहाँ पे रोज़ की 100 जीपें जा रही हैं, तो वो पिछले 10 सालों में 100 वाला नंबर ना 150 और फिर 200 और फिर 225 हो गया। एग्जैक्टली। तो इस वजह से उनको ये चीज़ फील नहीं हो रही कि लोगों हाँ। पाकिस्तान में वैसी टूरिज्म पिछले 5-6 सालों में लोगों में इसका ज़्यादा आया शौक। एग्जैक्टली। ऐसा ही है। अच्छा, क्या ऐसा है कि ये चूंकि एकदम से एक बूम आया है वहाँ पर, कुछ सालों में लोगों ने ज़्यादा जाना शुरू किया है, तो अब नेचुरल प्रोसेस के तहत आहिस्ता आहिस्ता हम पहले गंद काफ़ी फैलाएंगे, फिर उसको साफ़ करना भी सीख जाएंगे? क्या कोई उम्मीद है? नहीं, मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि एक तो अपनी कोई इंडिविजुअल जो एक इकाई है ना मुआशरे की, उसको सीधा होना पड़ेगा। पहली ईंट सीधी होगी तो फिर बाकी लोग भी सीधे होंगे। कोई भी इस चीज़ को जिम्मेदारी लेने पे तैयार ही नहीं है। ज़्यादातर आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि ट्रैवलर्स के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाती है। मैंने बहुत रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर भी देखे हैं, वो नहीं करते। मैंने बहुत जो है इररिस्पॉन्सिबल लोकल देखे हैं जो इस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, एनिमल्स के बारे में बताएं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ बड़े यूनिक और रेयर ऐसे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, जिनको देखने के लिए लोग जाते थे। आइबेक्स उसमें है, मारखोर। उसके लोग शिकार के भी शौक से परमिट लिया करते थे और बड़े शौक से आके टीवी पर बताते थे कि हमने शिकार खेला है। मैंने उनकी तादाद में भी कमी देखी। आप बताइए, आपने इन 15 साल में कौन कौन से जानवर पाकिस्तान के किन किन इलाकों में देखे, और अब जब आप जाते हैं तो उनमें कितना फ़र्क है? जो स्नो लेपर्ड है ना, वो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। वो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने एक क्या ही कमाल खूबसूरत उसकी क्रिएशन है। बहुत ही प्यारा, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत। हाँ, तो वो मैंने पहले देखा था हूशे वैली में। हूशे वैली में वो अक्सर नज़र आ जाया करते थे, ठीक है। अब पिछले 12-13 साल में वो वहाँ पे नज़र ही नहीं आया। मेरा एक दोस्त ने ड्रोन उड़ा रहा था, वो उसी जगह का है, काफ़ी फेमस ट्रैवलर है वो भी, तो उसने उसको कैच किया है। वो अपने कुछ कब्ज लेके वहाँ पे पहुँचा हुआ था। और ये बड़ी एक हौसला अफजा बात है कि 12-13 साल बाद हूशे विलेज में स्नो लेपर्ड्स देखे गए हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ना चित्राल रीजन की, वहाँ पे जो नेशनल पार्क है, बर्मोगलाश्त है, वहाँ पे जूटी लश्ट है, और वहाँ पे एक स्पीशन मेडोज है, यहाँ पे आपको बकसरत नज़र आते थे मारखोर। अच्छा, लोग मारखोर और आइबेक्स को भी कर जाते हैं सेम। मारखोर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लोग आइबेक्स देख के कह देते हैं हमने मारखोर देखा। तो पहले आपको इजीली सड़क पे चलते हुए नजर आ जाया करते थे, लेकिन अब दरख्तों के काटने से, अब जानवर ने भी तो दरख्तों के साथ ही रहना ना, वो भी कूच करके आगे चले जाते हैं। वो कूच करके बेचारा कहाँ जाएगा? वो हमारे जो ऊपर वाला करम्बर साइड है ना, लश्कर गाज, अफगानिस्तान बॉर्डर, जहाँ पे हमारा वखान कॉरिडोर है, वो सारे उस तरफ चले जाते हैं। और जो लोग देखने आते हैं वहाँ पे, बिन शाही एक जगह है, वहाँ पे शाम को लोग आते थे कि यहाँ पे आइबेक्स ने आना है पानी पीने, तो वो जगह ख़त्म हो चुकी है। और हुंजा में अताबाद लेक से जब आप आगे जाते हैं तो वहाँ भी पहाड़ों के ऊपर मारखोर अक्सर नज़र आया करते थे। जी जी। और वहाँ मैंने एक दफ़ा पूछा एक वहाँ पर गाइड से वो जो फॉरेस्ट का कोई आदमी था, मैंने उससे पूछा कि कितनी तादाद है उसकी, तो उसने कहा अब ये बढ़ रहे हैं। ये कोई मैं बात कर रहा हूँ 10 साल पहले की। ठीक है। तो मैंने कहा कैसे बढ़ रहे हैं? उसने कहा कि ना शिकार का हमने परमिट बहुत महंगा कर दिया। ठीक है। आप इस पिछले 10 सालों में वहाँ पर गए, आपने क्या देखा? पहले ये रूटीन थी। अक्सर लोग जो है ना तनकीद करते हैं कि खुंजाब क्या जाके क्या देखना है, गेट ही तो लगा हुआ, उसके दूसरी साइड पे चाइना है। उसका असल सफ़र ही ये था कि आप सड़क पे पर राइट लेफ़्ट आइबेक्स देखते थे, पूरे पूरे गोल होते थे उनके, आपके साथ भागते थे, सड़क क्रॉस करते थे। तो ये बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। लेकिन पिछले सालों में ये बहुत कम हुआ। फिर अब उन्होंने परमिट इतना महंगा कर दिया है कि अब वो कोई अफोर्ड ही नहीं करता। तो उस एरिया में ये हुआ है, उसमें बेहतर हुआ है। इवन के मैं अभी सतपारा लेक पे खड़ा हुआ था, जो कि स्कर्दू शहर के ऊपर है, 5-6 किलोमीटर ही दूर होगी वहाँ से। तो वहाँ पे भी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बाइनोकुलर लेके आए हुए थे, तो वो देख रहे थे। मैंने कहा मछली का शिकार ढूंढ रहे हैं, कहते नहीं, यहाँ पे भी आइबेक्स आ गया।
मैंने कहा हैं? कहते ये 1980-85 में जब ये डैम था ना, डैम बनने से पहले झील थी, तब यहाँ पे आईबैक्स आया करते थे और अब भी हम आईबैक्स देखना शुरू हो गए हैं। तो अब हम उनकी सर्वेलेंस करते हैं। कितने संजीदा लगे ये लोग आपको इन जानवरों की हिफाजत करने में? मुकामी तो बहुत संजीदा है। मुकामी दे लव देयर एनिमल्स, जो उनका नेचुरल है। सोशल मुकामी आप कह रहे हैं तो किन शहरों की बात कर रहे हैं? मैं चित्राल रीजन की सारी बात कर रहा हूँ, चित्राल, अपर चित्राल की बात कर रहा हूँ, जो जगह बोनी और लश्करगाह की तरफ जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद शिंदूर, फंडर, जो ये जो एरिया है ये भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे भी लोग बहुत कीन है इस चीज़ को लेके। और आपको पता है कि इसको UNO भी बहुत ज़्यादा अब फंड करता है और वहाँ पे प्रॉपर उनकी ज़ख्मी जो हैं मारखोर, उनको मरहम पट्टी करके उनको सेट वेट करके दोबारा छोड़ा जाता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है कि पाकिस्तान में मारखोर जो है वो बढ़ने शुरू हो गए हैं जब से इनका हमने परमिट महंगा किया। गुड। अच्छा, आप इन इलाकों में बहुत फिरे हैं, तो ये आईबैक्स और मारखोर का शिकार करना बहुत से लोग बड़ी बहादुरी समझते हैं। इतनी आसानी क्या है और क्या वजह है कि लोग इसका शिकार कर भी लेते हैं, उसके वीडियोस भी बना लेते हैं, फिर फ़ख्र से आकर बताते भी हैं? तो वो क्या मैकेनिज़्म है कि इसको रोकना मुश्किल है और लोग फ़ख्रिया बताते हैं और फिर लोग उनको देखा देखी लोग उसी लेवल की बहादुरी या एडवेंचर एंजॉय करने के लिए फिर और भी करते हैं? ये सेटअप बैकग्राउंड पे क्या चल रहा होता है? मुझे अक्सर लोग मिलते हैं नॉर्थ के, और वो मुझे सबसे पहले, अगर कोई आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है ना, तो वो आपको ऑफ़र क्या करवाता है? आप हमारे पास आए, हम आपको मारखोर के कबाब खिलाएंगे। मारखोर के कबाब खिलाएंगे, मार के जी कबाब खिलाएंगे। मैंने इस चीज़ को कभी भी जो है नहीं देखा, ना ऐसी दावत कबूल की है, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो शिकार कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि वो इतने बड़े पैमाने पर शिकार कर लेते हैं? ये जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, ये अगर आपकी इनमें अच्छी हेलो हाई है तो आपको परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा मुशाहिदा है, मैंने ये बात देखी है कि पाकिस्तान में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना वो सबसे बड़ा ख़तरा दरख्तों के लिए। इसी तरह जो पाकिस्तान का वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा ख़तरा वाइल्ड लाइफ को है। कैसे? ऐसे कि मेरे एक साहिब हैं, उनको मैं जानता हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वो अच्छे अफसर हैं, उनकी काफ़ी अप्रोच है। उनके पास पाड़ा हिरन मारने का लाइसेंस है, उनके बेटों के पास भी है, और उन्होंने यही लाइसेंस अपने दोस्तों में भी बांटे हुए। ये कोई साइकोलॉजिस्ट, मुझे लगता है कि उससे अब उनका दौर आ गया है, हमें उनसे बात करनी चाहिए कि ये क्या मेंटालिटी है हमारी कि हम जिस दरख्त पर बैठे हैं उसकी शाख को काटना फ़ख्र समझते हैं और मज़ीद लोगों को हम परमिट देते हैं कि आइए जिस शाख पर हम बैठे हैं आइए उसको काटते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट चाहिए या बीमार जहन है या इनका ख्याल है कि ये बहुत बहादुरी की बात है, या उनके ख्याल में इतने जानवर और इतने दरख्त हैं पाकिस्तान में कि कुछ ना कुछ काट देना चाहिए? हाँ, देखें जो इंटरनेशनल सर्वे है ना वो कहता है कि आपके मुल्क में 20 से 25% जंगल का होना ज़रूरी है। आप अपने हमसाये को देख लें, इंडिया में 21.5% जंगल है उनके रकबे का, हमारा कितना है 4 से 5%, और उसके भी हम पीछे पड़े हुए हैं। और ये जो कबीले, जिस कबीले की आप बात कर रहे हैं ना, इनका वाकई इनको साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। ये ट्रॉफीज़ बनाते हैं इनकी, तो ये बड़ा फ़ख्र समझते हैं किसी को दावत देना कि आप आए हमारे बारबेक्यू पार्टी पे, हमने आज आईबैक्स शिकार किया हुआ है। बताते हैं, फ़ख्र से बताते हैं, सोशल मीडिया पर आके बताते हैं, वीडियोस में, न्यूज़ चैनल्स पर बैठ के बताते हैं कि हमने इतने शिकार किए और फिर हम तो बड़े बड़े बहादुर हैं, जैसे कोई कश्मीर फतह कर आए होते हैं। जी। आप साइबेरियन परिंदों के साथ क्या करते हैं? वो बेचारे जहाँ पे ले ओवर करते हैं ना, अब वो साइबेरिया से आए हैं, गिलगित में रुके हैं, वहाँ पे एक झील है बोरिथ लेक, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने 2 से 3 दिन रुकना है बस। जैसे बर्फ़ जमेगी उसकी, वो वहाँ से कूच कर जाएंगे। पहले उनका वहाँ शिकार होता है, फिर जब वो सेंट्रल पंजाब में आते हैं तो वादी सूंस केसर में वो बेचारे पकड़े जाते हैं, और जब वो सिंध में जाते हैं तो वापस कुछ ही आते हैं। तो मेहमानों का हम इस तरह से इस्तकबाल करते हैं। नस्ल ख़त्म कर रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहमान नवाजी दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी मेहमान नवाजी में प्रॉब्लम ये है कि हम मेहमान नवाजी हमारी कुछ खाने खिलाने से शुरू होती है और खाने खिलाने पर ख़त्म हो जाती है। सही कह रहे हैं। हाँ, तो उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान परिंदों को और जानवरों को उठाना पड़ता है। उनकी कीमत पर किस दिन इनको ज़ुबान मिले तो ये हमसे पूछें कि भाई आपकी इक़दार का हमें मारने से क्या ताल्लुक़ है? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी मैंने आपकी कुछ वीडियोस और पोस्ट देखी हैं कि आप दरियाओं के इर्द गिर्द भी फिर रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, उनके बहाव के साथ खुद आप कश्ती पर भी बैठे हैं। तो इन 10-15 सालों में आपने रिवर बेड्स में क्या तब्दीलियां देखी और उनके जो इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन हुई उसमें क्या देखा? इस सीज़न में जो स्टार्ट हुआ था ना सानेहा सवात से, वो जो फैमिली एक टीले पे फंस गई थी, मैं उस वक्त सवात में ही था।
ओके। जब ये हुआ है। और आपको पता है ये सिर्फ 2-2.5 घंटे का एक रेला था जो गुजरा वहाँ से। हुआ ये कि वहाँ पे दरिया का रुख मोड़ के तो वहाँ पे होटल बनाए गए थे, ठीक है। और ये भी नहीं बताया गया, वार्निंग भी नहीं दी गई कि भाई फ्लैश फ्लडिंग हुई हुई है एक एरिया में तो पानी का एक रेला गुजरेगा, ठीक है। जैसे वो पानी आया हमने उसको आप दो बातें ना असल में आपने मुख्तलिफ एंगल से कर दी। आपने कहा कि दरिया को मोड़ कर, जी, मोड़ा किसने? गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने इजाज़त दी मोड़ने की। और फिर वहाँ पे जो होटल माफिया है, अच्छा आप देखें लैंड माफिया, होटल माफिया, फॉर जो है ट्री माफिया, हर चीज़ का माफिया आपको मिलेगा यहाँ पे। तो मुझे ये समझाए ना, मोड़ना तो दरिया को मोड़ना इतना आसान काम तो है नहीं, तो वहाँ आम लोगों ने ये काम कैसे कर लिया? ये हम समझते भी नहीं है ना। पिछले 10 सालों में 4 दफ़ा सैलाब आया बहरीन बाज़ार में, और वो जो होटल हैं वो एक वहाँ पे कई होटल ऐसे हैं जिनके आगे से भी पानी गुजरता है और उनके पीछे से भी पानी गुजरता है। और जैसे वो लिखते हैं ना कि रिवर फ्रंट, जैसे यहाँ पे हमारे लाहौर में भी कुछ सोसाइटियाँ क्लेम करती थी कि वो या रिवर फ्रंट, तो वो रिवर फ्रंट पे ही आ गया, फिर पीछे भी आ गया और फ्रंट पे भी आ गया। तो हम सीखते भी नहीं है। हर दूसरे तीसरे साल बाद बहरीन बाज़ार डूबा होता है पानी में, जैसे सैलाब जाता है फिर वहीं पे होटल बनना शुरू हो जाते हैं। इजाज़त कौन देता है? और उनमें बहुत ज़्यादा वो लोग हैं जो खुद मैनेजमेंट के हैं, जिनके अपने होटल हैं। मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाई है, बाइक पे मैं गया हुआ था कलाम, मैंने बाइक टूर किया हुआ था। वो होटल दरिया के अंदर बना हुआ था और उसकी दीवारें टूटी हुई थी और दरिया उसके बीच में से गुजर के जा रहा था। होटल के मैं आपको उसकी दे सकता हूँ वीडियो। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं फिर उसको समझना चाहूँगा। सॉरी मैं उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा कि आम लोग एक दरिया का रुख कैसे बदल सकते हैं अगर गवर्नमेंट उसके वसाइल फराहम ना करे। ये गवर्नमेंट की इजाज़त से ही हो रहा है ना। नहीं, कैसे दरिया का रुख कैसे बदला, मैं इसको समझना चाह रहा हूँ। उसके लिए तो आपको पहाड़ काटना पड़ेगा, आपको बंद बनाना पड़ेगा, या आप कह रहे हैं कि नाला है वो जिसका रुख बदला है? नहीं, इसमें होता ऐसे है कि एक तो जब सर्दियाँ आती है ना तो दरिया में पानी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। उस वक्त ये जो है ना अमेंडमेंट करना थोड़ा आसान होता है। बिल्कुल आर्जी तौर पे बंद बांधे जाते हैं हल्के से, और ये सपोज कर लिया जाता है कि पानी तो यहाँ पे आना ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल कच्ची सी उसकी कंस्ट्रक्शन होती है। और जो फिज़ागढ़ की जगह है ना दरिया सवात के आगे, वो पूरी एक मार्केट है होटल्स की। वहाँ पे आपको एक विजिबल, आप छत पे खड़े हो जाए ना किसी होटल के, आपको नज़र आता है कि ये दरिया सीधा आ रहा था और दरिया के रास्ते में होटल आए हैं और दरिया को मोड़ा गया है आगे से एक बंद बना के, बिल्कुल 8-10 फुट ऊंची रेत की दीवार बना के। ओके, ठीक है। और जब पानी का प्रेशर आएगा और रेत की दीवार ही साबित होगी, बिल्कुल, तो ऐसा ही होता है। और हमने देखा लाहौर में भी ऐसा हुआ ना। लाहौर में भी ऐसा हुआ। कैसा? आपने जो रिवर बेड के ऊपर बनाए हुए थे, सोसाइटीज़ बनाई हुई थी, और 1988 के बाद कहते हैं इतना सैलाब आया, और अब कहा जा रहा है कि 88 में भी इतना सैलाब नहीं आया था जितना इस वक्त आ चुका है। तो हमने दरियाओं को स्क्वीज़ किया, उनके रुख मोड़े, हमने दरख्त काटे, हम ग्लेशियर भी तोड़ रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि मैं अमूमन हुक्मरानों की नीयत पे सवाल कम करता हूँ और उनकी कैपेबिलिटी पे सवाल ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं इसकी वैसे क्या वजह है, ये मेरा सवाल आपसे। ऐसा इसलिए कि मैं ये नहीं समझता कि जब भी कोई शख्स किसी जिम्मेदार पोजीशन पर होता है तो दिल से ये चाहता हो कि जिस जिम्मेदारी पे मैं हूँ मैं उस जगह को तबाह कर दूँ। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता है। इंसानी नफ्सियात के ये बात खिलाफ है। हाँ ये ज़रूर है कि कोई शख्स इस काबिल ही नहीं होता कि उस पोजीशन पर आए, लिहाजा इसलिए मैं काबिलियत पर तो सवाल करता हूँ, लोगों की नीयत पर ज़्यादा सवाल नहीं करता। तो मुझे आप ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में एक पूरा एक मुहिम चली बिलियन ट्री की, बिलियन ट्री सुनामी की। जाहिर है हुकूमत ने, लीडरशिप ने, इमरान खान ने, वहाँ की सूबाई हुकूमत ने एक एफर्ट तो की होगी ना कि हम यहाँ पर दरख्त लगाएं। और ज़ाहिर है जब वो कह रहे थे तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने उसके लिए संजीदगी भी दिखाई होगी। मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ एक ड्रामा था, लेकिन वो सब कुछ कहाँ गया? एक बारिश में ज़ाहिर है वो दरख्त बहुत बड़े अब तक तो नहीं हुए होंगे, लेकिन कुछ साइज़ तो होगा ना। और उसके बाद ये कि जब आप ये सारी मुहिम चला रहे थे तो जो ग्रीन कवर मौजूद था उसको कायम तो रहना चाहिए था ना। तो ये सारी चीज़ फेल कैसे हुई? आपने भी खुद ही एक बात की थी कि पाकिस्तान में टूरिज्म जो है ना वो बहुत बड़ी है। हाँ बड़ी है ना, लेकिन वो जितनी उसकी मुझे लगता है कि वो जो प्रोजेक्शन थी ना वो उतना रियलिटी में था नहीं। क्योंकि मेरा एक साल में 3-3 दफ़ा चक्कर लगता है। मैं सर्दियों में भी जाता हूँ, मैं गर्मियों में भी जाता हूँ, विंटर भी, ऑटम भी देखने जाता हूँ। उसकी प्रोजेक्शन शायद थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि उसके जो एरियाज़ हैं जो मैंने नोट किए हैं वहाँ पे मोटरवेज़ भी बनी है, पूरे KPK में एक नया जाल बिछ गया है जिसकी वजह से टूरिज़्म बढ़ी है। लेकिन इतना नहीं था। अगर ये ऐसे उन्होंने बनाया होता या इस तरह के एरिया रिजर्व बनाए होते तो उसका लाजमी इम्पैक्ट ज़रूर होता।
अब आप देखें कि कलाम, मैं समझता हूँ कि KPK में सबसे ज़्यादा एक माते का झूमर है कलाम, ठीक है। अब वहाँ का जो जंगल है, कलाम फॉरेस्ट, आप भी गए होंगे, जो शहर के बिल्कुल साथ है, वो भी खाली हो गया है। तो बिलियन ट्री सुनामी से तो वो बढ़ना चाहिए था, वो एक वॉल होती थी, आपको चंद मीटर के बाद कुछ नज़र नहीं आता था। तो अब वहाँ पे दिन दिहाड़े वहाँ पे रिजॉर्ट बने हैं और वहाँ पे दिन दिहाड़े दरख्त काटे जाते हैं। अभी कुछ सख्ती हुई है पिछले दिनों में, शायद ये खबरें वगैरह चली हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना उसका फ़र्क पड़ा होगा। इन्फोर्समेंट नहीं हो पाती या लोग ही ताउन नहीं करते, क्या वजह है? दोनों चीज़ें। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि प्रोजेक्शन थोड़ी ज़्यादा होती है, बताया ज़्यादा जाता है, काम उतना नहीं होता, और जो होता भी है ना उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं होती। इसकी आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। मैं गया जानशाही मैडो। जानशाही मैडो एक पहाड़ है बेसिकली। आपने पहले उसको पूरा उसके टॉप पे पहुँचना है, फिर आपने पूरा उतरना है, ठीक है। अब जो उसकी चढ़ाई थी ना, वहाँ पे जा बजा दरख्त कटे हुए हैं, वहाँ पे लोग काट रहे हैं दरख्त, धड़ाधड़ दरख्त काट रहे हैं। वहाँ से दरख्त को लेके आना नीचे तक आसान है। दरख्त काटा, वहाँ से फेंका, वो नीचे दरिया में आके गिरा, ब्लू वाटर में, वहाँ से उठाया, ट्रक पे रखा और आगे भेज दिया। अब जब हमने टॉप के बाद उतरना शुरू किया ना, एकदम ड्रास्टिक चेंज आ गया दरख्तों की तादाद में। क्या? पहले जो चढ़ाई थी वहाँ पे सारे कटे हुए थे दरख्त, और जो उतराई थी वहाँ पे मैक्सिमम दरख्त थे। इवन के जो दरख्त नेचुरली गिरे हुए थे उनको उठाने वाला कोई नहीं था। अच्छा, वजह? उसकी वजह ये, एक तो आबादी वहाँ पे कम थी, ठीक है। दूसरा, वहाँ से दरख्त को लेके आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दरख्त नीचे है, उसको आप ऊपर लेके आएंगे और उसके बाद फेंकेंगे। तो उन्होंने ये सपोज किया हुआ कि ऊपर वाले काट लो, जिसको लाना आसान है। तो जहाँ जहाँ पे उनका एक्सेस है वहाँ पे तो दरख्त आपको बहुत कम मिले, और जहाँ पे इंसान नहीं है वहाँ पे सब्ज़े की चादर थी, और वहाँ पे वाकई जो आप बता रहे हैं बिशाम जंगल वाला सीन एग्जैक्ट वही था। अच्छा, अब ना मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है, आपने भी दुनिया बहुत घूमी है। मेरा ख्याल है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें आप बहुत ज़्यादा सख्ती करके लोगों को रोक नहीं सकते, क्योंकि माशरे में, सोसाइटी में जहाँ लाखों करोड़ों लोग हों, वो आप कितना भी लॉ इन्फोर्स कर लें, जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज होगा, आप कितना भी लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो लॉ अप्लाई करने के लिए भी आपने उसी सोसाइटी से लोग लेने, ये तजवीज़ आपने दे दी है, तो वो नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं, मैं इसके और आगे आपको बताता हूँ। जो मैंने कई ममालिक में देखा जिनका ग्रीन कवर बड़ा है, मसलन मैंने स्कॉटलैंड में देखा, पोलैंड में देखा, थाईलैंड में देखा, जर्मनी में मैंने देखा, टर्की में मैंने देखा, और कितनी ही जगहों पर मैंने एक चीज़ देखी जो मैं, बहुत से दोस्तों ने देखी होगी, जिन्होंने नहीं देखी मैं उनके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, और मुझे वीडियो मिलती है। वैसे मैंने खुद भी वीडियोज़ रिकॉर्ड की हुई हैं, वो मैं जब मैं बात कर रहा हूँ तो लोग यकीनन वीडियो देख रहे होंगे कि वो ममालिक ने एक ऐसा ज़बरदस्त एक चक्कर बनाया हुआ है कि वो पूरे जो जंगलात के एरियाज़ हैं उसमें सड़क के साथ के जो एरियाज़ हैं उसमें उन्होंने एरियाज़ को ना डिवाइड किया हुआ है कि इतने किलोमीटर पर दरख्त जो हैं इतने साल बाद काटे जाएंगे, और फिर उस जगह का वो ठेका देते हैं वहाँ के मुकामी लोगों को, और वो टाइम इतना ज़्यादा है कि आखिरी जो सिरा है उसको कटने तक जब उसकी बारी आती है तो दरख्त काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मतलब आप समझिए कि 10 किलोमीटर का एरिया है जिससे आप इस साल दरख्त काट सकते हैं, लेकिन वो भी काटने भी इस तरह होते हैं कि एक काटना है, एक छोड़ना है, काटना है। अच्छा, और वो अच्छे खासे होते हैं, और इतना बड़ा एरिया होता है कि वो मुकामी लोग हैं उनके लिए, उनकी ज़रूरत के लिए बहुत होता है। उसके बाद आगे कई किलोमीटर तक आप नहीं काट सकते, उसके बाद अगले साल उससे आगे वाला हिस्सा काटेंगे, लेकिन पिछले जगह पर जहाँ से आपने दरख्त काटे थे वहाँ दरख्त बो दिए जाएंगे। अच्छा, लेकिन उसके जो और भी पीछे का जंगल है जो कि बहुत पुराना है, वहाँ आप कुछ भी नहीं काट सकते। अच्छा, वहाँ आप कुछ भी नहीं काट सकते। वहाँ जो दरख्त नेचुरली गिरेगा सिर्फ आप उसी को उठाएंगे और भी दरख्त लगाएंगे। तो उससे ये करते थे कि वो लोगों की ज़रूरत भी पूरी करते हैं, दरख्त कटते भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दरख्तों की ज़रूरत, हमें लकड़ी की ज़रूरत भी होती है। अच्छा, और आपने नए दरख्त भी लगाने, लेकिन आपने उसको बैलेंस भी तो करना है। उसको बैलेंस करते हैं, उसके लिए हर मुल्क ने मुख्तलिफ फार्मूला बनाया है। और बस में जब आप सफ़र करते हैं खसूसन स्कॉटलैंड में, और आप पोलैंड जाएँ जर्मनी से, तो रास्ते में जो आपको उनके ढलवानों के ऊपर, ये दूर की ढलवानों के ऊपर साफ फर्क नजर आता है कि यहाँ से काटा जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर दरख्त एक साल, एग्जैक्टली मैं यही बात करने लगा था, 4 साल, तो वो सबकी जरूरत पूरी होती है। आपने लंदन से सफर किया है ग्लासगो का ट्रेन पे? यस, मैंने भी किया हुआ है, अवंती एक्सप्रेस के ऊपर। वहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक 10 साल बाद काटा जाएगा, एक 7 साल बाद, एक 6 साल, स्कॉटलैंड तक का किया जी, उसमें आपको सीक्वेंस नजर आता है दूर से कि इस दरख्त को कटे हुए थोड़ा टाइम गुजर गया, अगला उससे थोड़ा सा बड़ा नजर होता है, अगला उससे ज्यादा नजर आता है, तो ये आपको पूरा सीक्वेंस नजर आता है। एग्जैक्टली।
तो आप समझ रहे होते हैं जी। कि एक तरफ ग्रीन कवर को बचाया भी जा रहा है और साथ लकड़ी की जो मुल्क की एक ज़रूरत है उसको भी पूरा किया जा रहा है। एग्जैक्टली। तो ये एक तरीका है कि हम ये कर सकते हैं। मैं इस बात को समझता हूँ कि जो मुकामी लोग हैं, ज़ाहिर है उनका एक रोज़गार है और उनका ये वसाइल भी हैं कि उनकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है, दरख्त होते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने उससे एक जायज़ कारोबार करना उनका हक भी है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमें करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये एक मेरी आंखों देखी एक चीज़ थी। आपके ख्याल में आप क्या तजवीज़ पेश करते हैं कि हमारे ग्लेशियर्स को, ग्रीन कवर को और दरियाओं को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा, जो आप जहन साजी की बात कर रहे हैं ना कि वहाँ पे लोकल की जहन साजी होना बहुत ज़रूरी है, इसका एक दूसरा एंगल भी है। आपने देखा होगा, आपने ट्रैवल किया इंटरनेशनल इतना, जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं आपको शहर जाने में कितना टाइम लगता है? 25-30 मिनट 40 मिनट लगते हैं और रास्ते में सिर्फ दरख्त ही दरख्त होते हैं नॉर्मली, जो मैंने देखा है। ऐसा ही है ना? हमारे यहाँ पे जो है वो एक अट्रैक्शन बनाई जाती है कि एयरपोर्ट से 2 मिनट की मुसाफत पर, ठीक है, हमारे यहाँ पे रिवर्स साइकिल चलती है। पिछले दिनों में मैंने पहली दफ़ा ये गौर किया है कि मैं स्कर्दू से वापस आया लाहौर, जहाज़ टैक्सी करता हुआ टनल पे जा रहा था, टनल की तरफ, तो चंद मीटर के फासले पर मुझे घर की एक लॉबी नज़र आई, उसमें बच्चे खेल रहे थे। तो हमारी जो रिवर्स चलती है हर चीज़, हमने इस चीज़ को अट्रैक्शन बनाया हुआ है कि हमारा घर एयरपोर्ट के करीब है, जबकि दुनिया बिल्कुल और चीज़ चलती है। अब यहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे आने वाले, उसको बनाने वाले तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनका आप क्या करेंगे? हमारे सामने 2 मिसालें बहुत बड़ी, एक लाहौर एयरपोर्ट और दूसरा अब इस्लामाबाद। लाहौर एयरपोर्ट तो चलें, उसको बने हुए 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं शायद, तो वहाँ पे लोग इस तरह से गए। लेकिन अब इस्लामाबाद का जो नया एयरपोर्ट बना है, उसको देखा है आपने? मोटरवे आने से 20 किलोमीटर पहले ही एक पूरा शहर आबाद हो गया। वहाँ पे भी अब यही बोर्ड नज़र आते हैं, एयरपोर्ट से 5 मिनट की मुसाफत पर। उनका आप क्या करेंगे? इसके पर मिल के सोचते हैं। अच्छा, ये उमर भट्ट साहब, हमने एक डिस्टोपिया पेश किया, बड़ी हमने एक ना ब्लीक पिक्चर पाकिस्तान के ग्रीन कवर की पेश की जी। लेकिन फिर भी इस वक्त जैसे आपने बताया कि अब ये वाले नए एरियाज़ हैं जिनकी तरफ लोगों को जाना चाहिए, आपके ख्याल में इस वक्त जो आपने देखा है, आपके ख्याल में नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन में, आपने सारे अपने जो आपने सफ़र किए उनमें आप अब क्या देखते हैं कि अब कौन सी पाकिस्तान की जगह हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, अंडररेटेड हैं, वहाँ लोगों को जाना चाहिए और उनको साफ़ रखना चाहिए? हाँ। वो कौन सी हैं और कौन सी जगह जहाँ आपने कुछ बेहतरी भी देखी है? जैसे एक अच्छी बात की आपने कि आईबेक्स का नंबर बढ़ा है, तो कुछ वो भी बताएं जो कि इस जो हमने पहले ब्लीक पिक्चर पेश की उसके उलट पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान में अस्तोर जो डिस्ट्रिक्ट है ना जीबी का, वो बहुत खूबसूरत है, अंडररेटेड है। उसकी एक वजह यह है कि वो खूबसूरत इसलिए है कि वहाँ पे पाकिस्तानी कम जा रहे हैं। वहाँ पे गुत्तमसर मैडो है, बहुत खूबसूरत जगह है, दिरले लेक है, वहाँ पे काला चश्मा है। अब वहाँ पे इजाज़त दे दी गई है, पहले आपको इजाज़त लेके जाना पड़ता था। मिनी मर्ग की इजाज़त दे दी गई है। और रेनबो लेक जो है वो मेरे ख्याल में बहुत ही खूबसूरत है, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं आप। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग अब जाएंगे वो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखेंगे और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है अस्तोर आप फिरें। अच्छा जी। वहाँ पर जा सकते हैं एक गाड़ी पर या जीप वगैरह के साथ जाना? वहाँ पे अब आप अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हैं। वो जो चिलम चौकी है ना, वहाँ से मिनी मर्ग तक जाने के लिए आपको जीप करवानी होती है। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो 150 प्लस उसका इंजन होना चाहिए, और अगर आपकी अपनी व्हीकल है तो वो 4x4 होनी चाहिए। ये है बुर्जिल टॉप भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा मेरी जो फेवरेट है, मुझे विलेजेस बड़े पसंद हैं। मुझे जो माउंटेन एरिया के विलेजेस है ना, मुझे बहुत पसंद है। मैं वहाँ पे 4-4 दिन रहना पसंद करता हूँ। ख़ासतौर पे ताओबट से आगे, वहाँ पे कंक्रीट कंस्ट्रक्शन नहीं है, ठीक है, लकड़ी है, वहाँ पे पत्थर है, अभी भी वहाँ पे पुराना ज़माना मौजूद है। फंदर मुझे बहुत पसंद है, फंदर में जाऊँ तो मैं 4-4 दिन वहाँ पे रहता हूँ जाके। इसी तरह अरंकेल अच्छा था किसी ज़माने में, क्योंकि 2011 वाला अरंकेल और 2025 वाला बड़ा फ़र्क है। लेकिन उन विलेजेस में मुझे टाइम गुजारना पर्सनली पसंद है। तो अब आप रिकमेंड कर रहे हैं कि विलेजेस को जाके हम ख़राब करें, मतलब उनको एंजॉय करें? बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों, जो कुछ उमर भट्ट साहब ने बताया है, आखिर में आप इन जगहों पर ज़रूर जाएं और इनको ख़राब ना करें, इनकी तस्वीरें बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि हम अपने ग्रीन कवर के साथ, अपने मुल्क के साथ कितना प्यार करते हैं। देखिए, इस बात को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब कुछ भी नया होता है किसी जगह, तो एक दफ़ा एकदम से उसकी एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, जो कि हमारे खूबसूरत झीलों की, दरख्तों की, मतलब जंगलात की, इन जगहों की हुई है, बेहुरमती हमने खुद की है। अब मौका है, क्योंकि नेचर बहरहाल ये मौका आपको एक दफ़ा अगर दरख्त कट गया है तो दोबारा लगाने का मौका देती है, तो हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। बिलियन ट्री सुनामी एक मुस्तकिल कैफियत हमें अपने पूरे मुल्क में लागू रखनी चाहिए कि हमें दरख्त लगाएं, और ख़ास तौर पर उन एरियाज़ में जहाँ कभी दरख्त थे वहाँ तो डबल लगाएं
और दूसरी बात ये है कि हम उमर भट्ट साहब से दरख्वास्त करेंगे कि इस तमाम सूरत हाल के बावजूद मेरी तरह अपना दिल मैला ना करें और इन जगहों पर जाते रहें और हमें दिखाते रहें, क्योंकि अगर ये दिखाते रहेंगे तो हमें शायद शर्म भी आती रहे। उमर भट्ट साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया और आप इस सफ़र को जारी रखें। थैंक यू।